हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन 2024 में भारतीय इतिहास को। इस बुक में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने गुलाम वंश को पढ़ा था और आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश खिलजी वंश को, जो हम लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था और इसके क्वेश्चन बचा हुआ था जो आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 के रूप में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। विकल्प ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन और सी है मोहम्मद तुगलक और डी है इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, अलाउद्दीन ने नया धर्म चलाना चाहता था पर उलेमा लोगों ने विरोध किया था। व्याख्या है कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोउपाधि धारण की थी। तो किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए जफर खां की मृत्यु हो गई थी। व्याख्या है कि अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। 4 नंबर प्रश्न है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? यानी कि रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। व्याख्या है कि पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सेवा से के प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सेवा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। आगे प्रश्न 5 नंबर कथन और कारण दिया गया है। पहला कथन ए है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे और कारण आर है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जा करना चाहता है। अब हमारे पास कूट है, कूट दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए कूट है कि कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी कथन ए सही है परंतु आर गलत है। के एस लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति के हस्तक्षेप नहीं थे। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः कथन ए सत्य है और आर गलत है। इस प्रकार विकल्प सी हमारा सही हो जाता है।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया था देवगिरी पर, उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। और इसका व्याख्या है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एचिलपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 7 नंबर प्रश्न है हमारा मिलान में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में है रणथंभौर और सूची 2 में है शासक कि किस स्थान के कौन कौन शासक थे, उसके सुमेलित कीजिए, मेलित कीजिए, ये दिया गया तो हमको उसको मेल करना है। सूची ए में है रणथंभौर, बी में चित्तौड़गढ़, सी में देवगिरी, डी में है गुजरात। और इस तरफ है सूची 2 में शासक कर्णदेव, राजा रामचंद्र, और सी में 3 में हमीर देव और 4 में है राणा रतन सिंह। तो इसका कूट नीचे है नंबर डी कि रणथंभौर के शासक थे हमीर देव और चित्तौड़गढ़ के शासक राणा रतन सिंह और देवगिरी के शासक राजा राय रामचंद्र थे और गुजरात के शासक कर्णदेव थे। रणथंभौर के शासक हमीर देव थे, चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह और देवगिरी के राजा राय रामचंद्र थे और गुजरात के कर्णदेव थे। 8 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो मानचित्र हमारे पास ऊपर है। ऊपर मानचित्र में क्या है कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है हर्षवर्धन और तीसरा राजेंद्र चोल और चौथा है मलिक काफूर। तो इसका सही आंसर है मलिक काफूर ने सैन्य अभियानों को मानचित्र में निर्दिष्ट किया है। किसने? मलिक काफूर ने। व्याख्या है कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। 9 नंबर प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी के समय खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। इसका व्याख्या है कि अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों की से भूमि छीन ली जिन्हें वे मिल्क, जिसे राज्य सरकार प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन में मिला था तथा वक्फ, धर्मार्थ पर प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर दिया था, उत्पादन का 50% तक कर दिया था। नीचे व्याख्या दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर, जिसे खराज कहते हैं, के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 दीवान कर, पहला मकान कर जिसे घरी कर कहते हैं और चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने दोबाब में भूमि कर 50% कर दिया।
लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग का अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। 11 नंबर प्रश्न की सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया हुआ था। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया या फिर बलबन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भूमि राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था। 12 नंबर प्रश्न है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई आधा राजस्व के रूप में दबा दिया। तो किसने दबाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विश्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोबाव में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व वृद्धि में आदेश को वापस ले लिया था। और 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला कथन है कि उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मामूलजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। निम्न कोडिंग स्कीम से सही उत्तर चुनिए। पहला कोडिंग स्कीम है कि 1 व 2 दोनों सही है। दूसरा है कि 2 और 3 दोनों सही है। और तीसरा है कि 1 और 3 दोनों सही है। और चौथा 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। और 1 और 3 दोनों सही है। तो 1 और 3 में क्या कहा गया है अलाउद्दीन के बारे में? कथन 1 में कहा गया है कि उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। और तीसरा में कहा गया उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य के समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग जिसका नाम है दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जिसके अंतर्गत खूत, मखदूम, चौधरी तीनों आते थे से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खूत जिसे जमींदार कहा जाता है और बालाहार जिसे साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखा 13 नंबर प्रश्न तक और कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन तक। 25 क्वेश्चन है उसको देखेंगे और इसके व्याख्या को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।